सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ए.के. उपाध्याय और आज चर्चा SC/ST एक्ट पर। नवंबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इससे पहले कि हम न्यायालय के दिए गए इस फैसले पर चर्चा करें, जानते हैं SC/ST एक्ट क्या है, इसको क्यों लाया गया था, इसके क्या प्रावधान हैं और इसके तहत मामला कब दायर किया जा सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पारित होने के बाद 30 जनवरी 1990 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था। इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया था कि जब भी SC/ST वर्ग से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को SC/ST वर्ग के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से प्रताड़ित करता है तो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है। बात उस समय की है जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अनेकों सामाजिक आर्थिक बदलाव किए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके और भारतीय दंड संहिता यानी IPC 1860 और सिविल अधिकार कानून 1955 के प्रावधान भी SC/ST वर्ग के लोगों की समस्याओं को सही तरीके से संबोधित करने में असमर्थ थे। भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद 15 जो किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। यह अधिनियम SC/ST समुदायों के सदस्यों के साथ साथ जाति आधारित अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने की बात करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौतेवादी प्रवृत्ति के होते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर जमानती, संज्ञेय और समझौते योग्य न होने के कारण इसके दुरुपयोग के मामले सामने आने लगे, क्योंकि इसके तहत अपराधी व्यक्ति को किसी भी समय बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और इसकी प्रवृत्ति गैर जमानती होने के कारण अपराधी व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता था और इस काम को इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता था। इस अपराध में जमानत उच्च न्यायालय के द्वारा ही दी जा सकती थी। इसमें दंडाधिकारी का कोई रोल नहीं होता था। इसके बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए 2018 में SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए एक मामले में जस्टिस A.K. गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की बेंच ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई और इसके तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी, जिसको 7 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम में 20 मार्च 2018 को सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य विवाद में कुछ प्रावधान किए गए थे। SC/ST कानून के मामलों की जांच कम से कम डिप्टी SP रैंक के अधिकारी के द्वारा की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट कानून के तहत केस दर्ज होता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जिले के SP या SSP से अनुमति लेनी होगी। व्यक्ति पर केस दर्ज होने के बाद उसे अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। जमानत देने का अधिकार जो पहले उच्च न्यायालय को था, लेकिन अब दंडाधिकारी के द्वारा भी जमानत दी जा सकती है। अधिकारों के संरक्षण पर फैसला देते हुए जस्टिस L. नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि SC/ST एक्ट के तहत यदि कोई मामला आता है तो उसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि आरोपी ने सोच समझकर जानबूझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया हो। अब चर्चा करते हैं SC/ST एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले का अवलोकन करते हुए पाया कि शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास SC/ST अधिनियम सहित विभिन्न विशेष कानूनों के तहत दायर आपराधिक मामलों को रद्द करने की शक्ति है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत
कार्यवाही को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 या उच्च न्यायालय के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां हैं। एक नजर डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के समझौते को लेकर क्या कहा है। SC/ST अधिनियम के तहत चल रहे मामलों की प्रवृत्ति ऐसी थी कि दोनों पक्ष यानी शिकायतकर्ता और दोषी पक्ष आपस में समझौता करना चाहे तो ऐसा करना संभव नहीं था। जब तक केस का निर्णय नहीं आ जाता तब तक समझौता नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस मामले की प्रवृत्ति गैर समझौता यानी नॉन एग्रीमेंट की थी। लेकिन अब इस प्रकार के मामलों में आपसी समझौता किया जा सकता है यदि दोनों पक्षों में सहमति हो जाती है या दोनों पक्ष आपसी एग्रीमेंट कर लेते हैं या फिर न्यायालय से समझौता करने का आग्रह करते हैं और न्यायालय को लगता है कि समझौता करने से दोनों पक्षों के आपसी तालमेल को बनाए रखा जा सकता है तो अदालत के द्वारा समझौता कराया जा सकता है और मामले को रद्द किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 142 और CRPC की धारा 482 का जिक्र किया था। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 142 को और CRPC की धारा 482 को। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इसके द्वारा दिया गया आदेश संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होगा जब तक इससे संबंधित अन्य कानून को लागू नहीं कर दिया जाता। संसद के द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करते हैं। देखते हैं CRPC की धारा 482 को। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 उच्च न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की अनुमति देती है। यह धारा उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों की कार्यवाही को रद्द करने या FIR रद्द करने की शक्ति भी देता है। CRPC की धारा 482 को और बेहतर ढंग से एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ FIR करवाता है और दूसरा व्यक्ति जानता है कि उसके खिलाफ झूठी FIR करवाई गई है और अब उसको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, इस केस में दूसरा व्यक्ति CRPC की धारा 482 का प्रयोग करता है। वह इस धारा का प्रयोग करते हुए वकील के माध्यम से एप्लीकेशन तैयार करता है जिसमें वह बताता है कि उसके खिलाफ झूठी FIR करवाई गई है और वह सभी सबूत एप्लीकेशन के साथ अटैच करता है जिससे साबित हो जाए कि वह FIR झूठी है। इस सब के बाद वह अदालत से निष्पक्ष जांच की मांग करता है। इस धारा के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह आगे की कार्रवाई को रोक दे या फिर रद्द कर दे और धारा 482 के तहत अदालत FIR को भी रद्द कर सकती है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।